हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर। ओके, तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में, म्यूटा रोटेशन एंड ऑल सारी चीजें हमने इससे पहले 3 लेक्चर्स में कवर किया। अगर आपको यहाँ से समझना है तो आप यहाँ से पढ़िए, अदरवाइज आप वहां पे भी जाके एक बार 3 लेक्चर देख लोगे तो आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी 1 बाय 1, है ना। तो बायोमोलिक्यूल पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ओर। तो देखिए हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर या स्वीट। ग्रीक वर्ड से आया है सेकेरॉन, और सेकेरॉन्स मीन्स होता है शुगर। दैट्स वाई हम कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेराइड, मतलब या कहूं कार्बोहाइड्रेट या कहूं मैं सेकेराइड्स, दोनों ही एक बात है। तो हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेराइड्स में पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है आपका व्हाट ओलिगोसेकेराइड, एंड थर्ड है आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो ये 3 आपके मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेराइड्स के पार्ट हैं। अब मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? मोनो मतलब होता है, क्या होगा कि एक सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, मतलब ये खुद ही एक सिंपलर है, तो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर आपको फिर से अपनी यूनिट्स में नहीं ब्रेक डाउन हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड्स। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज further to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde और ketone is called as monosaccharide। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करें कि कितने यहाँ पे आपके नेचर में होते हैं, तो अबाउट 20 मोनोसेकेराइड हमारे पास में नोन है नेचर में। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब हमारे मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स क्या? कार्बोहाइड्रेट दैट इल 2 और 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। याद रखें कि ओलिगोसेकेराइड आपका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कितने यूनिट्स आपके मोनोसेकेराइड्स के देते हैं? तो 2 से 10 यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, 2 से 10 यूनिट, है ना। इसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी एंड हाइड्रोलाइसिस, उनको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। इतना समझ में आता है? आगे बढ़ते जाए। ठीक है, अब मेरे पास में इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट देता है, जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे पास में जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड के देते हैं। तो कितनी यूनिट्स देते हैं उनके बेसिस पे हम इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं बच्चों। पहला है आपका डाइसेकेराइड। तो डाई का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 यूनिट होगा, है ना। ट्राइसेकेराइड मतलब जितनी यूनिट्स आपको मिलेगी। टेट्रासेकेराइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड विच प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हम उन्हें क्या कहेंगे? क्लासिफाई कर सकते हैं। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, है ना। जैसे आपके पास में आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ये हमारे पास में क्या होता है? सुक्रोज भाई साहब हमारे पास में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना, देता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? आपका डाइसेकेराइड का आ गया। अगर मैं बात करूं माल्टेज का, तो माल्टोज आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 2 यूनिट देगा हाइड्रोलाइसिस पे। दैट्स व्हाई हम इसे एग्जांपल रख सकते हैं, ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल से, राइट। पॉलीसेकेराइड, अब पॉली से मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारी सेकेराइड्स यूनिट होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharide। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और सेकेराइड्स मतलब बहुत सारी आपकी शुगर्स की यूनिट मिलेगी ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसलिए हमने इसे पॉलीसेकेराइड्स कहा है। जैसे आपका एग्जांपल क्या हो सकता है? स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, गम हो सकता है। ये सब हमारे किसके एग्जांपल्स हैं बच्चे? ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसेकेराइड्स के। इतना समझ में आता है? यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। जैसे हमने कहा मोनोसेकेराइड्स एक सिंपलेस्ट यूनिट होगी, वो आपका हाइड्रोलाइज में कोई आगे नहीं यूनिट देता है। तो उसका क्लासिफिकेशन हमने किसके बेसिस पे किया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे किया गया है। जैसे कि मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्लूकोज में कितने? 6 है, तो हेक्सो शुगर बोला, राइट, है ना। तो देखिए जरा आप यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम
जनरल टर्म्स क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब फंक्शनल ग्रुप या तो हमारे पास में कीटोन हो सकता है या फिर आपका एल्डिहाइड हो सकता है ना। तो अगर मेरे पास में 3 है तो ट्रायोस, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 3 है तो हम बोलेंगे ट्रायोस। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस बोल देंगे और इसे हम कीटो ट्रायोस बोल देंगे। अगर 4 है तो टेट्रोस, फिर एल्डो टेट्रोस या कीटो टेट्रोस बोल देंगे। अगर 5 है तो मेरे पास में पेंटोस बोल देंगे, पेंटोज के बाद में एल्डो पेंटोज एंड कीटो पेंटोज। हेक्स है तो आपका हेक्सो शुगर आ जाएगा, मतलब 6 कार्बन में एल्डो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज आ जाएगा। तो ये काफी आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, राइट। अगर 7 है तो हेप्टोज बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था, जिसमें आपका मेन क्या होता है, मेन आपका ग्लूकोज जैसे 6 कार्बन एंड पेंटोज शुगर एंड हेक्सो शुगर आपकी मेन होती है बच्चों, है ना। अब देखो राइबोज इज, राइबोज एक क्या होगा आपका, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। तो आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्या आएगा, राइबोज। तो राइबोज आपका मोनोसेकेराइड का एग्जांपल होगा, राइट। वेरी नाइस। आगे बढ़े। पॉलीसेकेराइड क्या है आपका, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, स्टार्च होगा या फिर फ्रक्टोज होगा। तो बट ऑब्वियसली आपके पास में अभी अभी आप पढ़ के आए हो, पॉलीसेकेराइड जो होगा वो आपका स्टार्च एक एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का। क्लियर है ना भाई। अब हम बात करेंगे आगे और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट एंड सोल्युबिलिटी एंड नेचर ऑफ रिएक्शन। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे तो आपको पता ही है कि केमिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट होता है, राइट। तो केमिकली द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइज। ठीक है। तो केमिकली और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ये हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी शांति के लिए हम एक बार और क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे क्लासिफिकेशन में हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हमें फर्स्ट लेक्चर में ही अपन ने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर भी बता दिए थे और उनकी रिएक्शंस वगैरह के बारे में अपन ने बात करी थी ना। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो आपका ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लास्ट वाला कार्बन जो होता है अल्कोहल होता है बच्चों, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हमने पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और ये एल्डोज शुगर है, राइट। समझ में आई बात। थर्ड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, यू कैन सी हियर, है ना। बढ़े आगे भाई। ओके। आपके पास में अब ये भी पूछ सकता है कि कितने 1 डिग्री के अल्कोहल है, तो एक 1 डिग्री का अल्कोहल है और बाकी के सारे आपके 2 डिग्री के अल्कोहल है, ठीक है। मैक इट अ पॉइंट। ये आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के बारे में जैसे अल्कोहल है, फिर उसके बाद में बस वही चीजें बताइए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कि वन डे आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ये सब मिलके आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड PHA शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आप इसे, राइट। अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कीटोन शुगर होती है ना, ये तो कीटोन ग्रुप होता है और वो कीटोन ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम सेकेंड पे होगा, ठीक है। पहले ग्रुप पे, पहले कार्बन पे आपका अल्कोहल ग्रुप होगा, लास्ट वाले में आपका अल्कोहल ग्रुप होगा, सेकेंड वाले कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये आपका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप थर्ड वाले कार्बन पे देख सकते हो कि आपका H जो है राइट हैंड साइड है और OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी के आपके OH नीचे की ओर जब देख लोगे तो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड OH है ना। तो यहाँ पे भी मेरे पास में सेकेंड डिग्री अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल पूछे जा सकते हैं, राइट। अब देखिए फ्रक्टोज में अल्कोहल और 1 कीटोन ग्रुप मिलके आपका क्या बनाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ये लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ओके। तो अब हमारे पास में सुक्रोज है। सुक्रोज आपका जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दो आपके यूनिट्स यहाँ पे देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। समझ में आ गए। तो अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट वी ऑब्टेन PHA एंड PHK। अब आगे अगर PHA बोलूं तो आप समझ जाना कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात की जा रही है, एंड अगर PHK बोलूं तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात की जा रही है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो वो जिससे बने हैं उसी को आपको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो आपका जो सुक्रोज है इसका रिवर्स पूछ लूं कि सुक्रोज किससे मिलकर बना है, तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आंसर देना होगा, राइट। आगे बढ़े। डिफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स आर PHA और PHK। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। बेस्ड ऑन
टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी। तो इन शॉर्ट अगर आप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखोगे तो आप तो एल्डो शुगर और कीटो शुगर बोलिए। अब हमारा सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी ग्रुप। अब देखिए टेस्ट में मेरे पास में दो टाइप के, शुगर एंड नॉन शुगर, है ना। अभी शुगर एंड नॉन शुगर क्या है, तो मेरे पास में अभी इसका आंसर आने वाला है कि जो आपकी ये जो शुगर होती है क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट और टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर होगी। ग्लूकोज आपने देखा है, आपने अपने क्या बोलते हैं शक्कर आपके घर में है वो भी देखी है अपने, है ना। तो उस हिसाब से मेरे पास में यहाँ पे जो शुगर होगी वो आपकी स्वीट एंड टेस्ट होगी और सॉल्युबल इन वाटर होगी। जो नॉन शुगर है वो हमारे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एमॉर्फस एंड टेस्टलेस होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगर आपसे कोई टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर कोई क्लासिफिकेशन पूछ लेता है तो आप बताओगे कि दो होती हैं कार्बोहाइड्रेट, एक तो शुगर एक नॉन शुगर। तो जो शुगर्स होती हैं वो आपकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी और ये वाटर में सॉल्युबल होगी। एंड जो नॉन शुगर है वो क्या हो जाएगी बच्चे, हमारी अमॉर्फस हो जाएगी एंड आपकी टेस्टलेस हो जाएगी, राइट। अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रिएक्शन, तो अगर हम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो ये रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है बेटा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग शुगर का क्या कहना है यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग शुगर होती है दे रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। याद रखें कि जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती है। ऑल मोनोसेकेराइड्स, जितनी भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। डाइसेकेराइड इन विच एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप आर फ्री, जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा, जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, इतना समझ में आता, बिल्कुल एकदम नोट्स बनाते चले और याद रखते चले इन्हें। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करते हैं तो दे डू नॉट reduce Fehling solution and tolerance reagent. Make it a point. They do not reduce Fehling solution and tolerance reagent. Disaccharide in which aldehydic or ketonic groups are bonded behave as non-reducing sugar. जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कब आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा एंड कब हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। बट अभी आप प्रॉपर्टी याद रखें इसकी, क्लियर है ना। आगे बढ़े, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होगा। अभी आपका जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया था विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपका एग्जाम्पल में आंसर क्या आ जाएगा, सुक्रोज इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। जैसे मेरे पास में केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसे क्या बोलेंगे, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। सही है ना, यस राइट। आगे बढ़े, the simplest ratio of carbon and hydrogen in carbohydrate, क्या रेशियो हो सकता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। जल्दी से बताओ, the simplest ratio of carbon and hydrogen in carbohydrate, तो that is 1:2। क्या रहेगा, 1:2 का रेशियो रहेगा यहाँ पे। क्लियर। अब देखें प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, आपका ग्लूकोज कैसे बनेगा और उसकी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास में कैसे आएगा ग्लूकोज, हमें पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, नेचुरली अबंडेंट शुगर जो होती है वो आपकी ग्लूकोज के फॉर्म में ही होती है ना। फाउंड इन ग्रेप्स, हनी एंड इन ह्यूमन ब्लड, राइट। हमारे ग्रेप्स में ग्लूकोज होगा, ठीक है, आप सबने खाए ह्यूमन ब्लड में। और इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आप कैसे बना सकते हो, लेबोरेटरी मेथड होगी और एक आपकी कमर्शियल मेथड होगी, राइट। क्या होगी, एक लेबोरेटरी मेथड होगी और एक कमर्शियल मेथड। तो देखते हैं वन बाय वन। अगर लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो सुक्रोज से बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में आता है, सुक्रोज आया, सुक्रोज का भैया हाइड्रोलाइसिस करवा दो, आपको क्या मिल जाएगा। आप याद रखें कि किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास में H2SO4 या एसिड, मतलब एसिड की प्रेजेंस में करवाना है, तो आपको मिल जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। हाउ टू सेपरेट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज, वेरी नाइस, इसका बहुत ही अच्छा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, व्हाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर। जब ये कूल हो जाता है तो रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या करेंगे, अल्कोहल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज बिंग इनसोल्युबल इन अल्कोहल,
क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट। जो आपका ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में, और ये सबसे पहले क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। फ्रक्टोज बीइंग मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो जब आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को सोल्यूबल एक साथ मिक्सचर है तो उसे आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके। अब दूसरा हमारा क्या है, कमर्शियल मेथड। अब कमर्शियल मेथड में हमारा होता है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च आपने देखा सी, ये क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है ना, इसलिए यहाँ पे C6H10O5 फोलेन लिखा है। जब मेरे पास में डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करूंगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये आपका जो टेम्परेचर है 293 केल्विन से एंड 2 से 3 atm आपको यहाँ पे प्रेशर की यूज होगी, ठीक है ना। तो हमें मिल जाता है C6H10O6। तो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर। जो आपने एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया वो किसके थ्रू न्यूट्रलाइज होगा, आपका चॉक पाउडर मिला के न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर? तो अब मेरे पास में यहाँ पे ग्लूकोज क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड बाय कूलिंग, राइट। तो इस तरह से आपने ये बना लिया, क्या बना लिया आपने, स्टार्च से भी ग्लूकोज बना लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की हमने लास्ट की वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा कर ली थी, तो ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? तो आज के इस लेक्चर में हमने कितना पढ़ा, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है, तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उनके एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, है ना। जैसे कि आपका शुगर एंड नॉन शुगर हो गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका फंक्शनल ग्रुप हमने टेस्ट पढ़ा। उसके बाद में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात की थी। अब हम डिटेल में आगे के वीडियो लेक्चर्स में और कुछ नई बातें सीखेंगे। तब तक आप इनको नोट कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।